कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, वाइट स्क्रीन दिख रहा है आपको? नाउ यू विल सी. क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 3. So let numerator को मान लो x. So denominator क्या हो जाएगा? The denominator of a rational number is greater than its numerator by 3. So your denominator will be x plus 3. ठीक है. अब उसने क्या बोला? If 3 is subtracted from a rational number, if 3 is subtracted from a numerator and 2 is added to denominator, if 3 is subtracted from numerator, so this will become x minus 3, and 2 is added to denominator, it will become plus 2. Then the new number will become 1 by 5. New number will become 1 upon 5. Then find the original number, है ना? So simply you have to solve this equation. So original number find करने के लिए हमने क्या किया? Cross multiply इसको करेंगे. So you will get 5 into x minus 3, which is equal to 1 into x प्लस 5. सो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 5x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 5. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 20. सो x इज इक्वल टू 5, है ना? सो आपका ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? ओरिजिनल नंबर था हमारा x अपॉन x प्लस 3. दिस वॉज आवर ओरिजिनल नंबर. सो ओरिजिनल नंबर में यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे. सो यू विल गेट 5 अपॉन 5 प्लस 3 विच इज 8. दिस विल बी योर आंसर. समझ आया? Yes. Hello. Yes, Aryan, are you getting it? Your voice is lagging. Okay, I am calling you. Question number 5. Hello. Yes, बोलो बेटा. एक मिनट. आई विल कॉल यू ऑन द नंबर, है ना? हाँ, मैं कॉल करता हूँ, वेट करो उसी नंबर पे. ठीक है? किसका? नहीं, मैं सेंड कर दूंगा आपको. चलो ठीक है, आई विल सेंड यू. ठीक है, चलो.
દેશમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સ્થિતિમાં જો બહુ જરૂરી હોય તો જ પોતાના ઘરેથી બહાર નીકળો. ફેસ કવર કે માસ્ક પહેરતા સમય ધ્યાન રાખો કે મોઢું. Hello. હા, યસ ભૈયા. Yes. Now getting the voice. યસ ભૈયા. Okay. Very good. Now come on to question number 5. યસ. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या था देखो, हमने इक्वेशन पहले बनाया. क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी हैव फ्रेम द इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट तो समझ आया ना, इक्वेशन कैसे बनाया हमने. सो इक्वेशन बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस नंबर्स एंड सॉल्व द इक्वेशन. और इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया. ठीक है, और जैसे ही हमें x का वैल्यू 5 मिल गया तो हमारा रैशनल नंबर आ गया विच इज़ ओरिजिनल रैशनल नंबर हमारा क्या था, x अपॉन एक्स प्लस 3. सो हमने जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 8. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7. तो 7 पे आ जाओ. 7th क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले रीड करो आप. जब तक स्टेटमेंट रीड नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा. रीड द स्टेटमेंट. So let the number of deer in the herd be x. ठीक है. अब आपको क्या करना है, you have to read the statement step by step, है ना. So पहला स्टेटमेंट देखो क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, half of the herd of deer are grazing in the field. मीन्स आपके फील्ड में कितने हो गए, x अपॉन 2. ये आपके हो गए डियर्स फील्ड में. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो. 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लाइंग नियर बाय. अब बचे कितने, अगर आधे आपके फील्ड में चले गए तो रिमेनिंग कितने बचे, आधे ही बचे ना. तो उसने बोला रिमेनिंग के 3/4, तो रिमेनिंग हमारे कितने बचे, x अपॉन 2. और स्टेटमेंट क्या है, दैट 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लाइंग नियर बाय. सो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मीन्स 3/4 ऑफ x by 2 आर प्लाइंग नियर बाय. गेटिंग इट. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. रेस्ट 9 मतलब टोटल में से आप माइनस करोगे. सो टोटल में से नहीं, रेस्ट मतलब टोटल में से ऊपर के सारे माइनस करने पड़ेंगे. सो x में से आप माइनस करोगे पहले x by 2, है ना. x में से x by 2 माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे 3x by 8. सो बचे कितने, 9 बचे. बचे कितने, 9. दिस इज द स्टेटमेंट. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन and find the value of x. So first take LCM. What will be the LCM? हाँ, 2 और 8 का LCM क्या होगा. यस,
16 होगा, निकाल के देखो एक बार। हमेशा निकाल के आंसर बताओ, कभी भी ओरली मत बोलो। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड देन टेल। एट है ना, so 8 will be your LCM, so you will get 8x minus 4x minus 3x which is equal to 9। so यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो। So you will get 8 minus 7x, मतलब x is equal to 72। इसको सॉल्व करोगे, देखो 8x में से 4x गए, 4x में से 3x गए, तो आपके पास x ही बचेगा, एंड 9 8 जा क्या हो जाएगा 72। So this will be your answer. Getting it? Okay. Now क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कौन सा था? 8 वाला। चलो अब 8 क्वेश्चन देखोगे। सी क्वेश्चन नंबर 8। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, पहले क्वेश्चन को रीड करो आप, रीड द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक रेक्टेंगल बनाओ। First draw one rectangle. Now it is said that length of the rectangle, the width of a rectangle is 2/3 of its length. तो लेंथ को मान लो x, तो विड्थ कितना हो जाएगा 2/3, मतलब 2/3 ऑफ x। ठीक है। इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर्स, सो पेरीमीटर क्या होता है बताओ? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? हेलो, what is the perimeter of rectangle? 2l plus b. Very good. Perimeter is equal to 2 times l plus b. So आपको पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 180 meters. So you will substitute the value here. पहले हम लेंथ की वैल्यू रखेंगे, so you will get 2 times x plus 2/3x which is equal to 180 meters. So यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, so you will get x plus 2x/3 which is equal to 90 meters. Again take LCM. What will be the LCM? 3. So we will get 3x plus 2x which is equal to 90. So
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, 5x इज इक्वल टू 270, 90 इंटू 3 करोगे ना, तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। सो आपकी लेंथ कितनी आ गई, 54 मीटर्स। दिस इज योर लेंथ। और विड्थ कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ 24, 2/3 ऑफ 54। सो ये कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा, सो यू विल गेट 36। ठीक है, गेटिंग इट? बेटा 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा ना, तो 2 बचेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ। मैथ्स का क्लियर हो गया, डाउट सारे? ओके, वेरी गुड। मैथ्स साथ साथ सॉल्व करते रहा करो, है ना। स्कूल के होमवर्क जो भी है वो पूरी शीट्स कंप्लीट करो, जो भी स्कूल से होमवर्क दे रहे हैं पूरा कंप्लीट करो। और साइंस में हम अभी थोड़ा कोर्स कवर करेंगे पहले, क्योंकि साइंस में हमारे कितने चैप्टर्स रहते हैं अभी? हाँ, तो इसलिए मैंने आज भी साइंस ही लेना चाहा। इसलिए मैंने कहा चलो आर्यन के डाउट्स है तो पहले हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम साइंस का ही नया चैप्टर चालू करेंगे आज, है ना। स्कूल में कौन सा चल रहा है अभी? अच्छा, ये 5th वाला पढ़ा दिया उन्होंने, कंबशन एंड फ्लेम। ओके, चलो हम ये आज कवर करते, स्टार्ट करते। पहले हम ये सारे पिक्स आ गए मेरे पास। ओके, चलो आ जाओ, पेज नंबर 1 पे आ जाओ। कंबशन एंड फ्लेम्स, चैप्टर नेम इज कंबशन and flames. Have you ever wondered why the candle burns when a lighted matchstick is brought near it? है ना? What burns in the candle? Stick or wax or both? है ना, जब आप कैंडल को जलाते हो तो क्या जलता है उसमें? कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल को जलाते हैं तो मतलब फ्लेम निकलती है। वेरी गुड। जैसे जैसे आपका वैक्स पिघलता जाता है वैसे वैसे देखो, जैसे ही कैंडल होती है आपकी, सो कैंडल में क्या होता है, जब आप फायर करते हो, जब कैंडल को आप लाइट करते हो, तो कैंडल में 2 चीज़ें जलती हैं। एक तो इसकी वैक्स भी मेल्ट होती है और प्लस इसकी जो फ्लेम होती है, इसकी फ्लेम भी जलती है ना। फ्लेम में से आपने देखा होगा कार्बन निकलता है ना। ब्लैक ब्लैक कलर का एक एलिमेंट निकलता है, इसको बोलते हैं हम कार्बन। हाँ, बीच में आपको येलो कलर दिखता है,
फिर ऊपर आपको ब्लैक कलर का कार्बन निकलता हुआ दिखता है ना. सो जब आप, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात. सो अ थिन वुडन स्टिक बर्न्स इजीली whereas a thick log of wood does not catch fire easily. अगर आप एक थिन लकड़ी को जलाते हो, बहुत ही पतली एक कोई लकड़ी है, तो वो जल्दी से फायर कैच कर लेती है ना. और अगर मैं आपको एक थिक वुडन का लॉग दूं, it does not catches fire easily. ये थिक वुडन का लॉग है ना, ये जल्दी से फायर कैच नहीं करता. ऐसा क्यों होता है? थिक वुडन का लॉग है वो जल्दी से फायर कैच नहीं करता है, जबकि थिन वुडन की स्टिक है वो इजीली फायर कैच कर लेती है. सिमिलरली अगर मैं कोल की बात करूं, सो कोल आपने देखा है, coal does not burn with a flame but does becomes red hot and gives heat and light both. कोल को आपने देखा होगा, जो नीचे हमारे जो कपड़े प्रेस करने वाले जो होते हैं, धोबी जिसको बोलते हैं ना, तो उनकी जो आपने आयरन देखी होगी, जो वो प्रेस करते हैं, तो उसमें वो लोग कोल यूज करते हैं ना. वो जिससे कपड़े को आयरन करते हैं उसमें वो कोल यूज करते हैं. और कोल जब बर्न होता है, आपने भुट्टा खाने गए होगे तो भी देखा होगा, जब भुट्टा सेकते हैं वो लोग कोल पे सेकते हैं, है ना. सो कोल जब बर्न होता है तो वो कैसा दिखता है? रेड हॉट हो जाता है. आपने देखा होगा, गरम जब भट्टी जलती है वो रेड हॉट कलर की दिखती है, उसमें से हीट और लाइट दोनों निकलती है. उसमें से क्या निकलता है? हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है. हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है ना. सिमिलरली आपने मैग्नीशियम की रिबन को बर्न होते हुए देखा होगा विद अ वेरी ब्राइट वाइट लाइट, whereas LPG और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, है ना. तो अलग अलग केमिकल्स के अलग अलग नेचर होते हैं, उस हिसाब से उनकी बर्निंग होती है. सो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, द काइंड ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग एंड द रोल ऑफ डिफरेंट एंड्स ऑफ फ्यूल in the process of burning. So in this chapter, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट जब सब्सटेंसेस की हम बर्निंग करते हैं तो उसमें से कौन से कलर की फ्लेम निकलती है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से उनके फ्लेम के कलर्स भी अलग अलग होते हैं ना. सो fuels are used in our day-to-day life for various activities like cooking, running automobiles, factories, and for many other purposes. And the commonly used fuels are coal, wood, petrol, LPG, diesel, CNG. In rural areas, cow dung cakes are also used as a fuel, है ना. So different fuels हम use करते हैं और उनकी burning भी different होती है, क्योंकि उनका material different होता है ना. हाँ, यस, क्या बोल रहे हो? साइंस में क्या बोल रहे हो? साइंस का पेपर कब है? ना, तो आज क्या है? आज तो 4 है ना. हाँ, तो 24 से पहले हमारा कोर्स तो अभी कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ वीक, है ना. विद इन अ वीक वी विल कंप्लीट द कोर्स. वीक और इन 10 days वी विल कंप्लीट द कोर्स एंड आफ्टर दैट वी विल डू रिविजन. ठीक है. आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव वाला ही होगा ना, सब्जेक्टिव थोड़ी होगा, थ्योरी वाला है. नहीं, 40 मार्क्स का कैसा आएगा? MCQ वाला पेपर आएगा.
अच्छा 35 to 40 मार्क्स आपका एमसीक्यू हो गया है ना, और 10 मार्क्स का रिटर्न आएगा। हाँ तो ठीक है, एमसीक्यू वाला तो सिंपल ही होता है, आपने पहले एग्जाम में दिया ही हुआ है। और रिटर्न में फिर 10 to 15 मार्क्स है, तो वो तो हम कवर कर ही लेंगे क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं ना होमवर्क के साथ साथ। राइटिंग हैं, थर्ड पेपर है साइंस का, और मैथ्स का कब है? 29 को है। हाँ मैथ्स में तो इशू नहीं आएगा क्योंकि मैथ्स का सिलेबस तो हमारा कवर्ड है ना पूरा। मैथ्स में हमको खाली रिवीजन करना है रोज। अच्छा हाँ तो मैथ्स में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ना, 40 मार्क्स यू कैन इजीली अचीव। एमसीक्यू वाला पेपर है तो 40 मार्क्स में से आप 35 तक तो अचीव कर ही सकते हो, है ना। और जो राइटिंग वाला पेपर है 10 to 15 मार्क्स का, तो उसमें हमें सम सॉल्व करके दिखाना है ना, तो सम सॉल्व करना तो आता ही हमको, है ना। सम सॉल्व करने में आपको क्या आ जाएंगे, इक्वेशंस आ जाएगी, क्यूब रूट्स फाइंड करने को आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने को आ जाएगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में से एक क्वेश्चन दे देंगे, और क्या देंगे, है ना। सो सॉल्व करना तो हमें आता ही है क्योंकि हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस तो डेली कर ही रहे हैं। अभी होमवर्क मैं आपको और ज़्यादा दे दूंगा, स्कूल का होमवर्क जो आपको मिल रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिलेगा मैथ्स में, है ना। और क्या बोल रहे हो? सेकंड, अच्छा तो सर जो जो पेपर्स आपको दे रहे हैं ना वो वाले तो बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है, ठीक है। जो जो पेपर्स आपको सर दे रहे हैं वो सारे मेरे को सेंड कर देना, और वो आपको सारे खुद से सॉल्व करने हैं, है ना। उसमें जो भी डाउट आ रहा है मेरे से रेगुलरली आपको पूछ लेना है वो, है ना। जो भी सर आपको पेपर्स दे रहे हैं मतलब वो आपको हिंट दे रहे हैं एक तरफ से कि वो एटलीस्ट उतना तो आप सॉल्व कर ही लो घर पे, है ना। हाँ तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करना है, खाली उतना ही नहीं करना है क्योंकि हो सकता है उसके बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करना है, और वो तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। मतलब मैथ्स का लास्ट ही एग्जाम हो गया ना आपका? संस्कृत है 6th वाला, अच्छा वो कब है? 30th को, 3rd अक्टूबर को, 1st अक्टूबर को, ओके ओके। अच्छा 1st अक्टूबर को फिर फ्री हो जाओ। PA2 जनवरी में, और फिर फाइनल हो जाएगा मार्च में, है ना। ठीक है, मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते रहो, और क्या। पिछले एग्जाम में कितने नंबर आए थे एमसीक्यू वाले पेपर में? अभी इन्होंने रिजल्ट्स दिए नहीं है? अच्छा अच्छा। सो वो लोग क्या करेंगे ना, आपके हाफ ईयरली का एक साथ सब रिजल्ट निकाल के दे देंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि सारे एग्जाम्स का क्युमुलेटिव एक साथ लास्ट में फाइनल में ऐड करके दे देंगे। कोई नहीं, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखो एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स में तो बहुत प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो आ जाओ कंबशन एंड फ्लेम्स पे। सो हम डिस्कस कर रहे थे कंबशन। अब आ जाओ, कंबशन क्या होता है, व्हाट इज कंबशन? सो कंबशन इज द प्रोसेस combustion
It is the process of burning of a substance in the presence of oxygen. किसी भी चीज को हम जब बर्न करते हैं in presence of oxygen, then it is said to be combustion. Burning of any substance in presence of oxygen is said to be a combustion. अब बर्निंग में क्या क्या होता है? बर्निंग में हीट निकलती है, लाइट निकलती है ना. हीट एंड लाइट आर इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. तो बर्निंग में रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हीट इज इवॉल्व्ड, हीट एंड लाइट इज इवॉल्व्ड in the process of burning. ठीक है, जैसे कि हमने अभी उसकी बात करी थी आयरन की. सो उसमें आपने देखा था जब हम कोल को जलाते हैं तो रेड हॉट हो जाता है और उसमें से हीट और लाइट निकलती है ना. सो कोल में होता क्या है? कोल में होता है कार्बन. सो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है सो वो क्या रिलीज करता है? CO2. It will form CO2 plus heat. ठीक है. सिमिलरली जो आपकी नेचुरल गैस होती है जिसको हम मीथेन बोलते हैं, नेचुरल गैस इज ऑल्सो नोन एज मीथेन. सो मीथेन को जब आप बर्न करते हो પ્રક્રિયા હવે આખા દેશમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સ્થિતિમાં જો બહુ જરૂરી હોય તો જ પોતાના ઘરેથી બહાર નીકળો. ફેસ કવર કે માસ્ક પહેરતા સમય ધ્યાન રાખો કે મોં. यस, सिमिलरली जैसे मैं बता रहा था कार्बन के बारे में, वैसे ही जब आप मीथेन को बर्न करते हो सो मीथेन को बर्न करने पे भी क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट. जो हमारी नेचुरल गैस होती है ना, नेचुरल गैस को हम बोलते हैं मीथेन. मीथेन को हम लिखते हैं CH4 है ना. सिमिलरली नेचुरल गैस और मीथेन, इसको जब हम बर्न करते हैं एयर में सो इट विल रिलीज CO2 प्लस वाटर वेपर्स प्लस हीट. और जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो इट गिव्स ऑफ अ ब्राइट वाइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वाइट ग्लो. मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सो वो क्या फॉर्म करेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट विल एमिट वाइट लाइट. ठीक है. सो ये जितने भी सब्सटेंस है जिनको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. मैग्नीशियम इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. Natural gas is your combustible substance. Carbon is your combustible substance. जिसका आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ ये सब कैसे सब्सटेंस है? कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है. और फ्यूल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं. A substance burn above its ignition temperature or kindling temperature. The ignition temperature is the temperature at or above which the substance starts burning. अच्छा, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एकदम से तो बर्न नहीं हो जाता. जैसे मैंने किसी भी सब्सटेंस को हीट किया सो एकदम से तो बर्न नहीं होता ना, वो उसको कुछ टाइम लगता है. जैसे कि मैंने फ्यूल लिया, सपोज करो मैंने पेट्रोल लिया सो पेट्रोल पहले धीरे धीरे गर्म होगा, फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, उसके बाद उसकी बर्निंग स्टार्ट होगी. हाँ,
नहीं, पेट्रोल तो आग जल्दी पकड़ता है। पेट्रोल को जब आप बाइक में डालते हो, है ना, पेट्रोल को जब आप बाइक में डालते हो तो पहले आप किक मारते हो ना बाइक को, या फिर आप सेल्फ स्टार्टर लगाते हो। सो वो सेल्फ स्टार्टर मारते हो या फिर जब आप किक मारते हो तो वो पेट्रोल को क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्या करता है? सो जब टेम्परेचर उसका इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, जब पेट्रोल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तब उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सो इग्निशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which the process of burning begins. समझ आया? So every substance has a definite ignition temperature which may be as low as 35 degree centigrade for white phosphorus or high as 260 degree centigrade for red phosphorus. So अब ignition temperature किस पे डिपेंड करता है? It depends on the material. It depends on your material. आपका फ्यूल कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं वाइट फॉस्फोरस की, तो वाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है कितना है? 35 ओनली। वाइट फॉस्फोरस जो आपका होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूं, सो रेड फॉस्फोरस का टेम्परेचर कितना होता है? बताओ कितना होता है? रेड फॉस्फोरस का टेम्परेचर कितना होता है इग्निशन? 260 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब देखो कितना कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि इग्निशन टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नाउ सिंस द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ वाइट फॉस्फोरस इज टू लो, तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। ज्यादा होगा तो देर से पकड़ेगा, पकड़ेगा तो सही पर देर से पकड़ेगा। हाँ, थोड़ा लेट, थोड़ा टाइम का गैप रहेगा दोनों के बीच। अब जैसे आपका वाइट फॉस्फोरस है तो वो फायर को कैच कर लेगा वेरी इजीली। इट कैचेस फायर, फायर को कैच कर लेगा इजीली। और अगर मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूं, सो इट विल टेक सम टाइम। सो टाइम का फैक्टर आ जाएगा दोनों के बीच में, है ना। कुछ टाइम बाद वो आग पकड़ेगा, है ना। सो इट इज स्टोर्ड इमर्स्ड इन वाटर। इसलिए हम जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसको पानी में डाल के रखते हैं, क्योंकि पानी में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको पानी में स्टोर करके रखते हैं। ऑन द अदर हैंड रेड फॉस्फोरस को हम सिंपल बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंबशन। कंबशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। What are the necessary conditions? What are the necessary condition for combustion? For combustion. So combustion के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसका हम कंबशन करवा सके। सो फर्स्ट कंडीशन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन हो गया, CH4 हो गया, दीज ऑल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस।
किस पे? अभी जैसे हम लोग फायर चला रहे हैं तो हम लोग मैग्नीशियम डाल देंगे तो वो ज्यादा बर्न होगा। हाँ, मैग्नीशियम ज़्यादा बर्न होगा और वाइट लाइट एमिट करेगा। मैग्नीशियम ज़्यादा कंबस्टिबल है ना, तो मैग्नीशियम का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो ज़्यादा जल्दी फायर कैच कर लेता है। पेट्रोल से भी कम है क्या? पेट्रोल का जो होता है इग्निशन टेम्परेचर होता है अराउंड 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो नियर अराउंड फॉस्फोरस के होता है, फॉस्फोरस से भी कम है ना। फॉस्फोरस के अराउंड पकड़ लो आप, जो मैंने आपको वाइट फॉस्फोरस बताया था ना, उसके अराउंड ही होता है। मतलब आप इजीली वो रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा हाई पे वो फायर पकड़ सकता है। सो ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स पे, ठीक है, डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। तो कंबशन करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन नेसेसरी है। पहला तो हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कंबशन जिसका करवा सके हम। दूसरी कंडीशन क्या है? द सेकेंड कंडीशन इज दैट प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन जल्दी होता है। O2 is the supporter of combustion. Oxygen is the जल्दी फायर को करता है। हाँ, ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है। इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। तभी देखो कभी भी आग लगती है तो हम CO2 डालते हैं, ऑक्सीजन नहीं डालते, है ना। CO2 क्यों डालते हैं? क्योंकि CO2 क्या करता है? फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। समझ आए? सेकेंड के बाद थर्ड स्टेप आ गया आपका इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर जब तक आपका रीच नहीं करेगा तब तक आपका कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज इग्निशन टेम्परेचर, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंबशन करवाने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली क्या है? हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसका हम कंबशन करा सके, विच आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। Second condition is that there must be one supporter of combustion like oxygen, and third condition is that there should be a ignition temperature so that burning of the fuel will takes place or any substance will takes place. ठीक है? So these 3 are the necessary conditions for combustion. Exam में कई बार क्वेश्चन आता है what are the 3 major conditions for combustion? तो आपको तीनों कंडीशंस को लिखना है और तीनों को एक्सप्लेन करना है, वन लाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? हाँ, तो अब मुझे बताओ, वाटर, पेपर क्या कंबस्टिबल है? हाँ है, वेरी गुड। सैंड है क्या? वाटर, वुड, वेरी गुड। वुल, नो, वूल आग नहीं पकड़ता क्या? वूल मतलब आपका जो स्वेटर जिससे बने होते हैं। फिर क्लोथ पीस, आयरन नेल्स, आयरन नेल्स आग पकड़ लेते? नहीं पकड़ते। कैरोसिन ऑयल, हाँ। ग्लास, मैच स्टिक, स्टोन, स्टोन कैसे पकड़ता है आग? स्टोन से आग नहीं जलाते। वो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? स्टोन को बहुत जोर से घिसते थे, तब जाके हीट निकलती थी उसमें से।
है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मली आग नहीं पकड़ते स्टोन, ऐसे आपने स्टोन कहीं रखा तो थोड़ी आग पकड़ लेता है ना। आप स्टोन के सामने नहीं, स्टोन को आप अगर आग फायर में डालोगे तो वो बर्न थोड़ी होगा स्टोन, वैसे बर्न नहीं होता ना, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। वैसे तो आप स्टोन को रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन के थ्रू हीट को पैदा कर सकते हो, वो अलग बात है, बट अगर आप स्टोन को किसी फायर में डाल दोगे तो क्या वो बर्न होगा? नहीं होगा, हाँ। तो दैट इज द रीजन दैट स्टोन इज नॉट अ बर्निंग सब्सटेंस। समझ आया? क्या बोल रहे हो? हम लोग कोई मैटर चीज हम लोग आग में जलाएंगे तो दे सकते हैं क्या? मेटल की कोई भी चीज जैसे मेटल की कोई भी चीज जलाओगे? नहीं, मेटल कैसे जलेगा? मेटल थोड़ी जलता है, वुड पकड़ता है आग जल्दी से, मेटल नहीं पकड़ता। मेटल इज नॉट कम्बसिबल। हाँ, मेटल इज नॉन कम्बसिबल, ठीक है। सो पेपर एंड केरोसिन एंड क्लोथ कैन बी बर्न बाय स्लोली हीटिंग, वुड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, एंड अ थिन शीट ऑफ पेपर कैन बी बर्न इजीली। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा अच्छा,